हम पढ़ रहे थे तथ्य संकलन, डेटा कलेक्शन, और इस टॉपिक में हमने तथ्यों या सामग्री का अर्थ और परिभाषा पढ़ लिया था। और हमने इसमें तथ्यों के दो प्रकार पढ़े हैं, प्राथमिक तथ्य प्राइमरी डेटा, द्वितीयक तथ्य सेकेंडरी डेटा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है तथ्यों सामग्री के सोर्सेस कौन कौन से हैं, और इसमें हमने प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस इसे दो भागों में डिवाइड किया था, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक स्रोत का अर्थ, परिभाषा और इसके संकलन की विधियां हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, इंटरव्यू, साक्षात्कार, अनुसूची, शेड्यूल, प्रश्नावली, क्वेश्चनर पढ़ ली थी। इसके साथ ही हमने प्राथमिक स्रोतों के गुण और उसके दोषों का भी अध्ययन कर लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेज। द्वितीयक स्रोत या सामग्री को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन के द्वितीयक स्रोत कहते हैं, सेकेंडरी सोर्सेज कहते हैं। द्वितीयक स्रोत को तीन समाजशास्त्रियों ने परिभाषित किया है, जॉन मैच, श्रीमती पीवी यंग और प्रोफेसर पीएच मान ने। जॉन मैच कहते हैं कि द्वितीयक स्रोतों का निर्माण कहीं सुनी बातों और अप्रत्यक्ष दर्शकों के आधार पर होता है। श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि इन तथ्यों द्वितीयक स्रोतों का उपयोग करने वाले एवं इन्हें पहली बार एकत्रित करने वाले लोग पृथक पृथक अलग अलग होते हैं। प्रोफेसर पीएच मान के अनुसार ये द्वितीयक स्तर पर प्राप्त किए गए तथ्य होते हैं, यानी कि ये पहली बार एकत्रित किए हुए तथ्य नहीं होते, बल्कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा एकत्रित मूल तथ्यों के आधार पर रचित तथ्य होते हैं। द्वितीयक सामग्री तथ्य संकलन की ऐसी सामग्री है जिसका पहली बार संकलन करने वाले लोग अपने रिसर्च वर्क के लिए इसका उपयोग करने वाले लोगों से अलग थे। द्वितीयक स्रोतों से कई बार सुगमता से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती हैं जो प्राथमिक स्रोतों से भी नहीं मिल पाती हैं। सोशल रिसर्च में द्वितीयक स्रोतों का प्राथमिक स्रोतों की तुलना में कम महत्व नहीं है। प्राथमिक तथ्यों की सत्यता का पता लगाने के लिए सेकेंडरी सोर्स से द्वितीयक स्रोतों द्वारा प्राप्त तथ्यों पर भी हमें निर्भर रहना पड़ता है। द्वितीयक स्रोत अध्ययन की शुरुआत की पृष्ठभूमि बनाते हैं और अध्ययन की दिशा तय करने में उपयोगी भूमिका निभाते हैं। तथ्य संकलन के सेकेंडरी सोर्सेज को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, और सेकंड है सार्वजनिक प्रलेख, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिगत प्रलेख, पर्सनल डॉक्यूमेंट। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, व्यक्तिगत प्रलेख में वह संपूर्ण लिखित सामग्री आ जाती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के बारे में या सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्ति के विचार, उसकी भावनाएं, आदर्श आदि सभी का समावेश भी हो सकता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध लिखित सामग्री प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों ही रूपों में हो सकती है। व्यक्तिगत प्रलेख के अर्थ के स्पष्ट करते हुए कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे परिभाषित भी किया है। जैसे जॉन मेज ने कहा है कि अपने संकुचित अर्थ में व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं, अनुभवों और विश्वासों के बारे में स्वयं द्वारा लिखा गया एक विवरण है। जहोदा और उनके साथियों ने भी, उनके सहयोगियों ने भी व्यक्तिगत प्रलेख को परिभाषित किया है, और उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत उन सभी प्रलेखों को सम्मिलित किया जाता है जो सूचनादाताओं के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर स्वयं उन्हीं के द्वारा लिखे होते हैं, जिसमें उनके स्वयं के अनुभव शामिल होते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्तियों, एक समय विशेष की परिस्थितियों और भूतकाल में घटित सामाजिक घटनाओं को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में समझने से योग देते हैं। व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्ति परक होते हैं। आपको याद होगा जब हमने वस्तुनिष्ठता का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति परकता है, वस्तुनिष्ठता में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, परंतु फिर भी सामाजिक शोध में इनकी काफ़ी उपयोगिता है। ये सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं। इनकी इस दृष्टि से बहुत अधिक महत्ता होती है, इम्पोर्टेंस होती है कि इनके आधार पर एक विशिष्ट समय में लोगों के हम रहन सहन, खान पान, व्यवहार प्रतिमान, सामाजिक आदर्श नियम का पता लगाते हैं। व्यक्तिगत प्रलेखों में हम पत्र, लेटर्स, डायरी,
जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री, संस्मरण, मेमोरीज आदि के माध्यम से सूचनाओं का संकलन करते हैं। इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे पत्र, लेटर्स। सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में कई पत्र लिखता है। यद्यपि अधिकांशतः पत्र वैयक्तिक होते हैं, परंतु फिर भी ये महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों और जीवनी लेखकों के द्वारा पत्रों का विशेष उपयोग किया गया है। थॉमस और नैनकी द्वारा पोलैंड के किसानों के अपने अध्ययन में सर्वप्रथम पत्रों को काम में लिया गया। व्यक्तिगत पत्र अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं। इनसे पत्र लिखने वालों के विचारों और दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। पत्र अपने निकट के व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, अतः इनमें व्यक्ति महत्वपूर्ण विचारों, भावनाओं, जीवन की प्रमुख घटनाओं, अनुभवों, प्रेम, घृणा, अपनी योजनाओं आदि के बारे में आदि को व्यक्त करता है। पत्रों में राजनीतिक घटनाओं और सामाजिक जीवन का भी विवरण मिलता है। जीवन के अंतरंग पक्षों से संबंधित बातें पत्रों में लिखी जाती है, चाहे वो पारिवारिक तनाव, वैवाहिक संबंध, पृथक्करण, विवाह विच्छेद, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों का पता हमें पत्रों के माध्यम से ही सुगमता से चल पाता है। व्यक्तिगत पत्रों के अंतर्गत व्यक्तिगत और गोपनीय बातें होती हैं और इनसे यथार्थ और विश्वसनीय सामग्री मिल पाती है। अध्ययन की दृष्टि से पत्रों की उपयोगिता सीमित ही है। इसका कारण ये है कि एक तो व्यक्तिगत होने के कारण इन्हें प्राप्त करना कठिन है, दूसरा पत्रों में पूरी तरीके से संदर्भ सहित घटनाओं का विवरण हमें नहीं मिलता है, और साथ ही घटनाओं के वर्णन में क्रमबद्धता की भी कमी होती है। तीसरा कारण यह है कि पत्रों में अपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं, जिनके आधार पर हम वैज्ञानिक निष्कर्ष और साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते हैं, और साइंटिफिक स्टडी करना हमारे लिए बहुत कठिन कार्य हो जाता है। चौथा है, यदि पत्र लिखने का उद्देश्य कोई प्रचार कार्य रहा है तो उनमें वर्णित बातों की यथार्थता या सत्यता ज्ञात करना बहुत कठिन होता है। इसलिए पत्रों के द्वारा संकलित सामग्री में अभिनति और पक्षपात का दोष पाया जाता है। व्यक्तिगत प्रलेख का दूसरा स्रोत है डायरी। कई लोग अपने दिन प्रतिदिन की घटनाओं को डायरी के रूप में लिखते हैं, क्योंकि डायरी एक पूरी तरीके से गोपनीय दस्तावेज है। व्यक्ति को अपने जीवन के जितनी भी सीक्रेट बातें लिखनी होती हैं वो अपने डायरी के अंदर लिखते हैं, वो पूरी तरीके से गोपनीय होती है। इसलिए व्यक्ति अपने जीवन के रहस्यमय बातों का पता लगाने का व्यक्ति के जीवन की रहस्यमय बातों का पता लगाने का एक विश्वसनीय स्रोत होता है डायरी। जॉन मेज ने कहा है कि डायरियाँ सबसे ज़्यादा रहस्य उद्घाटन करने वाली होती हैं, क्योंकि एक और व्यक्ति को इनका जनता के सामने प्रदर्शित होने का भय नहीं होता, और दूसरी ओर इसमें घटनाओं और क्रियाओं के घटित और संपन्न होने के समय ही उनको बहुत स्पष्ट रूप में लिख दिया जाता है। मैच के इस कथन से सामाजिक अनुसंधान में डायरी का तथ्य संकलन के स्रोत के रूप में महत्व स्वतः ही स्पष्ट होता है। इससे गोपनीय तथ्य प्राप्त होते हैं जो सापेक्ष दृष्टि से अधिक विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि लेखक डायरी में घटनाओं का यथार्थ चित्रण करता है। वह प्रदर्शन या प्रकाशन के उद्देश्य से डायरी नहीं लिखता। महापुरुषों के कार्य, उनके यात्रा वर्णन, जेल जीवन का वृत्तांत, युद्ध या किसी अन्य असाधारण घटना के संस्मरण के रूप में लिखी गई डायरियाँ शोध कार्य में काफ़ी सहायक होती हैं। डायरियों के द्वारा सही सूचनाएं मिल पाती है, क्योंकि इनमें सामान्यतः घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाता। गोपनीय और विश्वसनीय तथ्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। क्योंकि सामाजिक शोध में डायरी की बहुत अधिक उपयोगिता होती है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, इसके कुछ दोष भी हैं। जैसे कि ऑलपर्ट ने कहा है कि डायरियों में घटनाओं को पूरी तरह स्वीकार करके चला जाता तथा अक्सर उन व्यक्तियों या दशाओं का विवरण भुला दिया जाता है जिनके अस्तित्व और चरित्र के बारे में डायरी के लेखक का अनुमान मात्र होता है। जॉन मैच कहते हैं कि डायरियाँ जीवन के नाटकीय और संघर्षात्मक पक्षों का तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर सकती हैं, लेकिन कई महीनों के शांतिपूर्ण और सुखद क्षणों को इनमें उचित मात्रा में स्थान नहीं दिया जाता है। इन कमियों के अलावा डायरियों द्वारा तथ्य संकलन के कुछ अन्य दोष भी हैं, जैसे इनमें घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण नहीं मिलता है। यदि डायरी को प्रकाशित कराने की लेखक की तनिक भी इच्छा नहीं है तो उसमें कल्पनाशीलता और घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर लिखने का भाव आ जाता है। ऐसी स्थिति में डायरियों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के आधार पर
साइंटिफिक स्टडी करना और वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना एक कठिन कार्य हो जाता है। व्यक्तिगत प्रलेख का तीसरा स्रोत है जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री। तथ्य संकलन के द्वितीय स्रोत के रूप में जीवन इतिहास का भी बहुत अधिक महत्व है। जॉन मेज ने कहा है कि वास्तविक अर्थ में जीवन इतिहास का अर्थ है किसी विस्तृत आत्मकथा से होता है। इसका प्रयोग किसी भी जीवन संबंधी सामग्री के लिए किया जा सकता है। जीवन इतिहास का अर्थ है किसी भी प्रकार की जीवन संबंधी सामग्री से है। जीवन इतिहास को हम दो रूप में देख सकते हैं। फर्स्ट है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, जिसे व्यक्ति अपने संबंध में स्वयं लिखता है। दूसरा है जीवन चरित्र, बायोग्राफी, जिसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जीवन संबंधी घटनाओं के बारे में लिखता है। प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों के जीवन चरित्र ही लिखे जाते हैं। जो लोग अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं, तो उन लोगों के जीवन के विषय में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो जीवन के बारे में लिखा जाता है उसे जीवन चरित्र कहते हैं। जीवन इतिहास आत्मकथा के रूप में स्वयं द्वारा भी लिखा जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी। ये दोनों ही दैतिक तथ्य संकलन के प्रमुख स्रोत हैं। किसी महापुरुष के जीवन इतिहास से उसके समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और विभिन्न प्रकार की घटनाओं को समझने में सहायता मिलती है। जीवन इतिहासों से एक विशेष काल की सामाजिक परिस्थितियों और समस्याओं को भली प्रकार से समझा जा सकता है। भारत में समाज सुधारकों के जीवन इतिहास से हिंदू समाज और उसमें पाई जाने वाली कुरीतियों को समझने और उनसे संबंधित अध्ययन करने में काफ़ी मदद मिलती है। जीवन इतिहासों के उपयोग की कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं, जैसे इनमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। आत्मकथाएं लिखने वाले अधिकांशतः जानते हैं कि उनका प्रकाशन होगा, अतः वे उनके दुर्बल और कमज़ोर पक्षों को कई बार छिपा देते हैं। परिस्थितियों और घटनाओं का यथार्थ चित्रण नहीं कर पाते हैं। इसमें आत्मकथाओं के द्वारा प्राप्त सामग्री की वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता कम हो जाती है। दूसरा है जीवन इतिहासों को संकलित तथ्यों की जांच करना संभव नहीं होता। जीवन इतिहासों में व्यक्ति के व्यक्तित्व को बहुत बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। जीवन चरित्र लिखने वाले किसी नेता या महापुरुष की प्रशंसा में घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। लेखक जिन घटनाओं को अपनी दृष्टि से महत्वपूर्ण समझते हैं उन्हें बड़ा चढ़ाकर और शेष को संक्षिप्त में प्रस्तुत करते हैं या फिर छोड़ देते हैं। जो बातें उनके सम्मान की दृष्टि से अरुचिकर होती हैं उन्हें वे स्थान नहीं देते हैं। इससे वास्तविक स्थिति का पता हमें नहीं चल पाता है और ऐसी सामग्री से वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। व्यक्तिगत प्रलेख का चौथा स्रोत है संस्मरण। कई लोग अपनी यात्राओं, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं, रोमांचकारी अनुभवों को संस्मरण के रूप में लिखते हैं या इन्हें समय समय पर अन्य व्यक्तियों को सुनाते हैं। ये संस्मरण मेमोरीज न केवल व्यक्ति के जीवन अनुभवों का लेखा जोखा ही प्रस्तुत करते हैं, बल्कि काल विशेष के समाज की दशाओं का चित्रण भी करते हैं। यात्राओं और महत्वपूर्ण घटनाओं के मेमोरीज लिखने का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। जैसे कोलंबस, फाहियान, हैंसांग, मेगास्थनीज ने काफ़ी उपयोगी संस्मरण लिखे। ब्रिटिश शासनकाल में कई अधिकारियों के द्वारा ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर जनपद संस्मरण लिखे। इन संस्मरणों से एक काल विशेष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी दशाओं का पता हमें चल जाता है। इनसे लोगों के रहन सहन का, उनके रीति रिवाजों का, धर्म, भाषा और संपूर्ण जीवन विधि या संस्कृति को समझने में भी हमें मदद मिलती है। संस्मरणों की सहायता से तथ्य संकलन की कमी यह है कि इनमें क्रमबद्धता और वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। फिर भी तथ्य संकलन द्वितीयक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता। वैल्यू ऑफ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेखों का बहुत अधिक महत्व है, जैसा कि हमने अभी कुछ सोर्सेस पढ़े हैं। मनोवैज्ञानिक शोध में तो इनकी विशेष उपयोगिता होती है, क्योंकि इनसे व्यक्तियों की मनोवृत्तियों,
और दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। सामाजिक घटनाओं के बारे में ये प्रलेख बहुत अधिक विस्तृत जानकारी हमें देते हैं। यदि पत्र, डायरियाँ, जीवन इतिहास और संस्मरण प्रकाशन के उद्देश्य से नहीं लिखे गए हैं तो उनकी विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन यदि पत्र, डायरियाँ या संस्मरण जीवन इतिहास प्रकाशन के उद्देश्य से लिखे जाते हैं तो इसमें कई बातें छिपा दी जाती हैं और कुछ ऐसे गलत तथ्य जोड़ दिए जाते हैं जो सत्य नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। मॉजर ने कहा है कि व्यक्तिगत प्रलेख उस समय ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं जब ये संबंधित तथ्यों को बिना अनुरोध के प्राप्त हो जाए। कुछ विशिष्ट सर्वेक्षणों में ये व्यक्तिगत प्रलेख प्रारंभिक खोज के स्तर पर प्राकल्पना या हाइपोथेसिस का भी निर्माण करते हैं और अध्ययन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्चर के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जहोदा और उनके सहयोगियों ने कहा है कि व्यक्तिगत प्रलेखों की उपयोगिता अवलोकन विधियों की उपयोगिता के ही बराबर है। बाहरी व्यवहार के अध्ययन में अवलोकन विधियों के प्रयोग से जो कुछ प्राप्त किया जा सकता है वही सब आंतरिक अनुभवों के अध्ययन में पत्रों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है जिस प्रकार कोई अवलोकनकर्ता अपनी सहभागिता के आधार पर किसी समूह का गहराई के साथ अध्ययन कर सकता है, उसी प्रकार सामाजिक शोधकर्ता को पत्रों और अन्य व्यक्तिगत प्रलेखों के माध्यम से किसी घटना या दशा से संबंधित आंतरिक बातों का पता चल जाता है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्तिगत प्रलेख अध्ययन के लिए उपयोगी आधार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी व्यक्तिगत प्रलेखों के कुछ दोष या सीमाएं हैं। जैसे व्यक्तिगत प्रलेखों को प्राप्त करना बहुत कठिन होता है। ये पता लगाना आसान नहीं कि कौन से प्रलेख कहाँ से प्राप्त होंगे और किसके पास हैं। यदि ये पता चल भी जाए तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि वे शोध कार्य के लिए हमें मिल ही जाएंगे या फिर वो व्यक्ति हमें ये सामग्री उपलब्ध करवा ही देगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। व्यक्तिगत प्रलेखों की एक सीमा या दोष ये भी है कि इनकी प्रामाणिकता का पता लगाने में कठिनाई होती है। इनकी सत्यता की जांच करने में कठिनाई होती है। कई व्यक्तिगत प्रलेख कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण होते हैं, मतलब उनमें घटनाओं या व्यक्तिगत अनुभवों को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है। फिर यह ज्ञात करना और भी कठिन होता है कि कौन सा व्यक्तिगत प्रलेख कितना सही है और कितना गलत है। व्यक्तिगत प्रलेखों की एक सीमा यह है कि इनके आधार पर वैज्ञानिक सामान्यीकरण निकालना बहुत कठिन कार्य होता है। इसका रीज़न यह है कि व्यक्तिगत प्रलेख व्यक्ति विशेष के विचारों और दृष्टिकोणों का परिचायक होता है। वह डायरी, पत्र, संस्मरण या आत्मकथा में किसी समूह, समाज, सामाजिक घटना, सामाजिक समस्या आदि के बारे में कुछ भी लिखता है। क्या वो संपूर्ण समूह या समाज का प्रतिनिधित्व करता है? क्या ऐसे प्रलेख के आधार पर निष्कर्ष निकालना वैज्ञानिक दृष्टि से सही है? व्यक्तिगत प्रलेखों के आधार पर प्राप्त सामग्री का सांख्यिकी विश्लेषण करना भी सही सामान्यतः संभव नहीं होता है। जहोदा और उनके सहयोगी कहते हैं कि व्यक्तिगत प्रलेख सांख्यिकी प्रविधियों की सहायता से उपयोग में लाए जाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होते हैं। कई व्यक्तिगत प्रलेखों में व्यक्तिगत पक्षपात काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो शोध सामग्री के रूप में उनकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता को व्यक्तिगत प्रलेखों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए ताकि अध्ययन की वस्तुनिष्ठता बनी रह सके। तो अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने में व्यक्तिगत प्रलेखों को वस्तुनिष्ठता के साथ लिखा जाना चाहिए। उसमें किसी प्रकार के तथ्यों को छिपाना नहीं चाहिए। यदि किसी प्रकार के तथ्य छिपा लिए जाएंगे तो वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाएगा, निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकेंगे और जो हमारा रिसर्च वर्क है वो विश्वसनीय नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि द्वितीयक स्रोतों को हमने दो भागों में बांटा, व्यक्तिगत प्रलेख और सार्वजनिक प्रलेख। और व्यक्तिगत प्रलेख को हमने 4 भागों में बांटा है। 4 प्रकार के स्रोत हैं जिनसे कि हमें व्यक्तिगत प्रलेख प्राप्त होते हैं: पत्र, लेटर्स, डायरी, जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री और संस्मरण, मेमोरीज। तो व्यक्तिगत प्रलेखों की
वैज्ञानिक अध्ययन में या सामाजिक अनुसंधान में उपयोगिताएं भी हैं और इसके कुछ दोष भी हैं, लेकिन यदि व्यक्तिगत प्रलेखों का सही तरीके से लेखन कार्य किया जाए, सही बातें लिखी जाए, तो व्यक्तिगत प्रलेख वैज्ञानिक अध्ययन के लिए विश्वसनीय हो सकते हैं।